शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का एक नया अध्याय। भारत की चट्टानों के बारे में समझेंगे। आखिर कुडप्पा चट्टानें क्या हैं, विंध्या क्रम की चट्टानें क्या हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या हैं। अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि भारत में राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर किन चट्टानों का भाग है, आर्कियन चट्टानों का, धारवाड़ का या कुडप्पा का। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में धात्विक चट्टानें जिसमें सोना और अन्य जो है तांबा वगैरह पाया जाता है तो किन चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है पन्ना या कहें हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है। तो आज का चैप्टर जो है, आज का अध्याय भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का जो है भूगर्भीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भारत में महत्वपूर्ण चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और सारा वो इतिहास समझेंगे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ और वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैप्टर की जो है शुरुआत करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आज का होगा क्योंकि भारत के भूगर्भीय इतिहास को लेकर परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले चट्टानों को समझेंगे कि आखिर चट्टानें क्या हैं। एक बात पहले समझ लीजिए कि भारत में जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, भारत में सबसे चट्टानों का प्राचीन रूप, पुराना रूप किस नाम से जाना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, प्राचीन रूप आर्कियन चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्राचीन रूप हैं, ये कहें आर्कियन और धारवाड़ और कुडप्पा। बहुत ध्यान समझें, आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा की जो चट्टानें हैं किन किन राज्यों में फैली हुई हैं उनको भी पढ़ेंगे। मगर ये तीनों चट्टानों का जो रूप हम दिखाई दे रहा है ये प्राचीन चट्टानें हैं, प्राचीनतम चट्टानें हैं। जबकि विंध्या क्रम की चट्टानें और गोंडवाना जो क्रम की चट्टानों को हम पढ़ेंगे। किस लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध हैं, हीरा सोना जस्ता के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध हैं, तो सभी चट्टानों को समझेंगे। तो विंध्या क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो इतिहास पढ़ेंगे तो ये चट्टानों में मध्य वर्ग की चट्टानें कही जाएंगी। जी हाँ, जिसका मध्यकालीन इतिहास होगा चट्टानों में उनको विंध्या क्रम की चट्टानें या गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाएगा। जबकि हिमालय की जो चट्टानें हैं, हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं वो चट्टानों का नवीन रूप है। वो चट्टानों का कौन सा रूप है, नवीन रूप है। अर्थात चट्टानों का नवीन रूप या नया रूप ही हिमालय चट्टानें के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक बात क्लियर जान ली जाए कि आखिर प्राचीन रूप चट्टानों का, मध्यकालीन रूप और नवीन रूप क्या है। तो चट्टानों का जो प्राचीन रूप है, सबसे पुराना रूप है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, तो तब से कुछ चट्टानें धरातल पर बनी थी। जैसे आपने पता है कि पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, इतने वर्ष पुरानी हैं। तो ध्यान रखना 4.6 अरब वर्ष पूर्व की जो चट्टानें हैं या उसी को आर्कियन चट्टानें या कैम्ब्रियन चट्टानें के नाम से जाना जाता है। तो आर्कियन वे चट्टानें हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब जो है प्राचीनतम चट्टानों को आर्कियन ही कहा गया था। और उसके बाद जो है धारवाड़ चट्टानों का इतिहास हम समझेंगे। आर्कियन के बाद जो चट्टानों का निर्माण होता है तो वो धारवाड़ के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ के बाद जो चट्टानें बनती हैं उसे कुडप्पा नाम दिया गया। उसे क्या नाम दिया गया, कुडप्पा। देखिए प्राचीन काल से लेकर और नवीन काल तक, नए काल तक कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जानेंगे विंध्या क्रम की चट्टानें आखिर कौन सी हैं। और उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और उसके बाद हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए जिस चट्टानों के बारे में आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि मध्यकालीन चट्टानों का रूप भी परीक्षा में पूछा जाता है, नवीन रूप भी चट्टानों का पूछा जाता है। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। मगर पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें जिससे चट्टानों के बारे में बहुत गंभीरता से जाना जा सके। तो पहले चट्टानों के इतिहास को पढ़ने के लिए पहले ये समझ लिया जाए कि चट्टानों के रूप कितने हैं, चट्टानों को कितने रूपों में बांटा गया है। तो यदि बात करें चट्टानों की तो चट्टानों के 3 मुख्य रूप हैं। एक चट्टान को आग्नेय कहा जाता है, एक चट्टान को अवसादी कहा जाता है। पहले कुछ बेसिक बात जान ली जाए। और एक चट्टान को रूपांतरित कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान क्या है तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
पहले चट्टानों की यदि बात करें तो चट्टानों के 3 रूप हमने पढ़ने को मिलेंगे, और वे रूप है आपका आग्नेय और अवसादी और आपका रूपांतरित। तो पहले बेसिक यदि बात करें, यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि पृथ्वी के मैग्मा और लावा, देखिए मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी के क्रिया द्वारा बाहर आता है तभी से लावा नाम दिया जाता है, तभी से क्या नाम दिया जाता है, लावा। तो पृथ्वी के मैग्मा और लावा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है। एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझते रहे। आग्नेय का मतलब होता है आग से बनी चट्टानें, अर्थात ज्वालामुखी के मैग्मा लावा से बनी चट्टानें को ही आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ज्वालामुखी क्रिया से किन चट्टानों का निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया से जिन चट्टानों का नाम होगा उसी को आग्नेय कहा जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, आग्नेय चट्टानें। इन्हीं आग्नेय चट्टानों को जब ये ठंडी हो जाती हैं तो इन्हीं को ग्रेनाइट और बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। इन्हीं को ग्रेनाइट और बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी ग्रेनाइट चट्टानों का ही नाम होता है, और ये ज्वालामुखी की लावा से बनती हैं या कहें मैग्मा से बनती हैं। मैग्मा तो पृथ्वी के अंदर होता है, जब बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय चट्टानों में ही काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है आग्नेय चट्टानों में। कुछ बेसिक बातें जान ली जाएं आग्नेय चट्टानों के रूप में, आखिर क्या क्या परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रेनाइट बेसाल्ट किसका रूप है, ये आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है। काली मिट्टी जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ये आग्नेय मिट्टी में ही, आग्नेय चट्टान में ही पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। मगर सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो जीवाश्म होता है फॉसिल, अर्थात जीव जंतुओं का जो पुराना शरीर होता है जो पृथ्वी के अंदर दब जाता है उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। मगर आप खुद से समझें, जब ये ज्वालामुखी का मैग्मा लावा बाहर आएगा तो क्या किसी जीव जंतु के शरीर को इसमें जो है जीवित रखा जाएगा, तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये ज्वालामुखी का लावा बहुत गर्म होता है, इसलिए जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, पुराने शरीर जीव जंतु के इसमें नहीं पाए जाते। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि जीवाश्म किन चट्टानों में नहीं पाया जाता, तो आपने ध्यान रखना है आग्नेय चट्टानों में नहीं पाया जाता। ज्वालामुखी क्रिया से इसका हुआ है निर्माण। उसके बाद अवसादी चट्टानें क्या हैं, देखिए अवसादी चट्टानें क्या हैं, समुद्र के अवसाद से जिन चट्टानों का निर्माण होता है। जी हाँ, समझें, देखिए समुद्र का जो अवसाद है और उसके अवसाद से कभी पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से ऐसी हलचल होती है कि समुद्र का अवसाद ही सारा का सारा उथल जाता है और एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। देखिए जो हिमालय पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर एक सागर हुआ करता था जिसे टेथी सागर कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, टेथी सागर। मगर पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास क्या है, उसकी भूगर्भिक हलचल क्या है, जिससे टेथी सागर से ही एक हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब टेथी जो सागर है, इस जगह जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है वहाँ पर भी कुछ चट्टानें बनी होंगी जिसे अवसादी चट्टान कहा गया। अब अवसादी क्या है, समुद्र के अवसाद से बनी चट्टानों को ही अवसादी चट्टानें कहा जाएगा, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको जीवाश्म मिलेंगे। जीवाश्म क्यों मिलेंगे, क्योंकि जब ये चट्टानों का निर्माण हुआ होगा तो समुद्र के पास जीव जंतु घूम रहे होंगे। जी हाँ, समुद्र के पास जीव जंतु घूम रहे होंगे और वे सारे के सारे जीव जंतु इन चट्टानों में दबे होंगे। जब हलचल पैदा हुई होगी तो इसका मतलब जीवाश्म इन चट्टानों में पाया जाएगा। दूसरी बात है कि इन चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। देखिए हम जिस चट्टान की बात पढ़ रहे हैं उसी का नाम है अवसादी। इन चट्टानों में को परतदार चट्टान भी कहा जाता है और इन्हीं परतदार चट्टानों में ही देखिए जब जीवाश्म बहुत पुराना हो जाता है, शरीर बहुत पुराना हो जाता है, कंकाल बहुत पुराना हो जाता है, तो इसी से तेल निकलना स्टार्ट होता है, जिसे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहा जाता है। क्रूड ऑयल या क्या कहा जाता है, कच्चा तेल। इसी कच्चा तेल से पेट्रोल और डीजल का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है कि पेट्रोल और डीजल किन चट्टानों में पाया जाता है, तो ये जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि कच्चा तेल जीवाश्म से बनता है।
जो जीव जंतु हैं उनके शरीर से, फोजिल से ये जो है कच्चा तेल बनता है और उसी के प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोल डीजल का निर्माण होता है। तो ये सब जो है अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। उसके बाद इन चट्टानों को जो सबसे अच्छा पर्सन है उसको बड़े ध्यान समझें। देखिए, समुद्र के पास समुद्र के अवसाद उथलने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। तो समुद्र के पास जो जीव जंतु घूम रहे होंगे, अवसाद उनके ऊपर भी आया होगा। अब वो जब कंकाल दबा होगा तभी कच्चा तेल का निर्माण हुआ होगा और तभी पेट्रोल डीजल का ही निर्माण हुआ होगा। और समुद्र के पास जो पेड़ पौधे होंगे, तो आप जानिए क्या पेड़ पौधे नहीं दबे होंगे? तो बिल्कुल समुद्र के पास जो पेड़ पौधे होंगे, जितना भी जो वन होगा वो सारा का सारा उस अवसाद में दबा होगा। जब पेड़ पौधे दब जाते हैं, बहुत ध्यान समझें, जब पेड़ पौधे दब जाते हैं तो इनके दबने से बनता है कोयला। इनके दबने से क्या बनता है? कोयला। और यदि कोयला भी काफ़ी दिनों तक दबा रहा तो इसी कोयले के दबने से ग्रेफाइट भी बनता है और इसी कोयले के दबने से हीरा भी बनता है। इसी कोयले के दबने से क्या बनता है? हीरा। बस यही जो है आज के लेक्चर का सबसे शानदार टर्निंग पॉइंट है कि हीरा भी, ग्रेफाइट भी, कोयला भी, जीवाश्म भी, कच्चा तेल भी, ये सभी सब किन चट्टानों में पाए जाते हैं? उन चट्टानों में पाए जाते हैं जिसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है, जिसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो परतदार किस चट्टान का नाम है? अवसादी चट्टान का नाम है। अवसादी चट्टान का नाम है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि समुद्र के उथलने से जिन चट्टानों का निर्माण बनता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में कि ज्वालामुखी की क्रिया से किन चट्टानों का निर्माण होगा, समुद्र के उथलने से किन चट्टानों का निर्माण होगा। तो समुद्र के उथलने से जिन चट्टानों का निर्माण होगा उसे ही अवसादी चट्टान कहा जाएगा। और इन्हीं चट्टानों में बलुआ पत्थर, देखिए इनकी विशेषताएं आप जान लीजिए। बलुआ पत्थर, जी हाँ, बलुआ पत्थर। पत्थर आपको कहीं भी दिखे, बलुआ पत्थर दिखे, चूना पत्थर दिखे, आप समझ लीजिए कि जहाँ भी ये पत्थर की बात आती है, जहाँ भी चूना पत्थर की बात आएगी, बलुआ पत्थर की बात आएगी या किसी सेल की बात आएगी, तो आप जान लीजिए कि ये जो है ये सभी सब अवसादी चट्टानें हैं। ये सब हैं आपका अवसादी चट्टानें। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत टर्निंग पॉइंट है जो हम समझ रहे हैं। बलुआ पत्थर है या फिर आपका चूना पत्थर है। अब जब ये चूना पत्थर भी दब जाता है तो इसी का एक रूप संगमरमर हो जाता है। संगमरमर, देखिए संगमरमर एक कायांतरित रूप है, एक रूपांतरित रूप है। एक कायांतरित रूप है और एक क्या है? रूपांतरित रूप है। देखिए, रूपांतरित रूप दोनों चट्टानों का ही होगा। जब आग्नेय चट्टानें भी कई वर्षों तक दबी रहेंगी तब उनका एक जो है रूपांतरित रूप, उनका एक कायांतरित रूप का निर्माण होगा। अवसादी का भी कायांतरित रूप का निर्माण होगा। जैसे संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। संगमरमर का निर्माण किससे हुआ है? चूना पत्थर से हुआ है। तो ये संगमरमर किन चट्टानों का कायांतरित रूप है? तो आप कहोगे अवसादी चट्टानों का कायांतरित रूप है। यदि परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाए, बड़े ध्यान से पॉइंट को समझे कि नीस जो है, जी हाँ बड़े ध्यान समझें, नीस किसका एक रूपांतरित रूप है? तो आग्नेय चट्टानों का, आग्नेय चट्टानें जो भी होंगी, जैसे ग्रेनाइट है, आपका बेसाल्ट है, तो आग्नेय चट्टानों का एक कायांतरित रूप, रूपांतरित रूप ही क्या कहा जाएगा? नीस कहा जाएगा। नीस कहा जाएगा। एक कायांतरित रूप, एक रूपांतरित रूप। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है आपने ये पॉइंट भली बातें समझा होगा कि आखिर आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, रूपांतरित चट्टानें क्या हैं। और डायरेक्ट पूछा जाए कि परतदार चट्टानें क्या हैं, बलुआ पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है, चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप अब जो है शानदार पूर्वक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चट्टानों के 3 रूप होते हैं, हमने पढ़े हैं। तो तीनों के 3 रूपों को हमने समझ लिया। आइए जो है अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आर्कियन चट्टानें क्या हैं? भारत में सबसे पुरानी चट्टानें क्या हैं? तो भारत में सबसे पुरानी चट्टानों में, आर्कियन में लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, अभ्रक, सीसा और चांदी पाया जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा जिन चट्टानों से घिरा है उन चट्टानों को ही आर्कियन चट्टानें कहा गया है। आर्कियन चट्टानों के 3 रूप हैं। एक रूप नीलगिरी के नाम से जाना जाता है जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में है। एक रूप है नीलगिरी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि नीलगिरी किन चट्टानों का रूप है? आर्कियन का है। दूसरा रूप है बंगाल नीस, जो पश्चिम बंगाल में है, बंगाल नीस। देखिए नीस शब्द क्या है, पहले इसको समझिए। जो मौलिक अवस्था है, जो मूल रूप है आर्कियन चट्टानों का, जो सबसे प्राचीन है, वो अब अस्तित्व में नहीं रहा।
जी हाँ, वो तो अब अस्तित्व में नहीं है, उसी का एक रूपांतरित रूप है, उसी का एक कायांतरित रूप है और उसी को नीस कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है? नीस। तो नीस किन चट्टानों का कायांतरित या रूपांतरित रूप है? आपने ध्यान रखना है आर्कियन चट्टानों का। जी हाँ, आर्कियन चट्टानों का। और आर्कियन चट्टानें भी भारत में 3 रूप में पाई जाती हैं। एक रूप हमने पढ़ा है नीलगिरी के रूप में, दूसरा हमने पढ़ा है बंगाल नीस के रूप में, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड नीस। जी हाँ, बुंदेलखंड नीस ये यूपी और मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड नीस कहाँ है? यूपी में और मध्य प्रदेश में। अब ये बुंदेलखंड नीस किसका एक भाग है? तो आपने ध्यान रखना है आर्कियन चट्टानों का भाग है, जिसमें लोहा, तांबा, अभ्रक, सीसा और चांदी की अधिकता पाई जाती है। चांदी की अधिकता पाई जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अभ्रक, लोहा, तांबा, तो अभ्रक भी ध्यान रखना है आपने, ये भी आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कितना भाग आर्कियन है? तो आपने ध्यान रखना है 2/3 है। अब सबसे पुरानी ध्यान रखना है नीलगिरी, बंगाल नीस और बुंदेलखंड नीस है भारत में। सबसे पुराना जो है चट्टानें ये हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगले पॉइंट को समझेंगे। देखिए अगला पॉइंट है धारवाड़ चट्टानों का। किन चट्टानों का है? धारवाड़। धारवाड़ चट्टानें क्या हैं? तो ध्यान रखना है धारवाड़ जो शब्द है ये कर्नाटक से आया हुआ शब्द है। जी हाँ, कर्नाटक। धारवाड़ जो क्षेत्र है कर्नाटक से आया हुआ है। मगर धारवाड़ चट्टानें भारत में और जगह भी फैली हुई हैं। जिन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ युग में हुआ, अर्थात आर्कियन युग के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे धारवाड़ चट्टानें कहा गया है। और ये मत समझिए कि केवल कर्नाटक में ही धारवाड़ चट्टानें हैं, चट्टानों का रूप और भी कहीं आपको मिलेगा। तो धारवाड़ चट्टानें मूल रूप तो इनका कर्नाटक में हैं, मगर उसके बाद ये ही चट्टानें कुदोराइट के रूप में आंध्र प्रदेश में फैल गई। कुदोराइट के रूप में कहाँ फैल गई? आंध्र प्रदेश में। यही चट्टानें चंपानेर श्रेणी के नाम से, बहुत शानदार प्रश्न है, चंपानेर श्रेणी के नाम से गुजरात में फैल गई धारवाड़ ही। और यही चट्टानें अरावली के रूप में ये राजस्थान से दिल्ली तक फैल गई। राजस्थान से कहाँ तक फैल गई? दिल्ली तक फैल गई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। नीलगिरी भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, मगर नीलगिरी किसका रूप है? हमने अभी पढ़ा आर्कियन का रूप है। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अरावली किसका रूप है, तो बहुत शानदार प्रश्न है, ये धारवाड़ का रूप है, ये धारवाड़ चट्टानों का रूप है। यदि पूछा जाए चीली किसका रूप है, चीली श्रेणी, ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश। देखिए सारी श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपानेर श्रेणी, अरावली श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी और चीली श्रेणी, ये है हिमाचल प्रदेश में। और सभी हैं किसका एक रूप? ये धारवाड़ का रूप है। किसका रूप है? धारवाड़। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि धारवाड़ किस लिए जाना जाता है, तो अपने धात्विक गुणों के लिए जाना जाता है। अपने धात्विक गुणों के लिए जाना जाता है, जिसमें सोना और लोहे की अधिकता होती है, जिसमें सोना, लोहा और तांबा भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्विक चट्टानें भी इनका नाम है। धारवाड़ का सोना, लोहा, तांबा बहुत अधिक मात्रा में इनमें पाया जाता है। अरावली, चीली श्रेणी, कुदोराइट और धारवाड़ और चंपानेर इनका ही एक नाम है। मगर इनका क्रम भी आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आर्कियन है और उसके बाद है धारवाड़। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि बहुत अच्छा शानदार चैप्टर है भारतीय भूगोल का, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कुड़प्पा चट्टानों पे। कुड़प्पा आखिर शब्द कहाँ से आया? कुड़प्पा आखिर शब्द कहाँ से आया? तो ये कुड़प्पा जो चट्टानें हैं, जी हाँ कुड़प्पा चट्टानें, एक तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, उस प्रश्न को भी समझें। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत में अर्धचंद्राकार, भारत में अर्धचंद्राकार कौन सी चट्टानें हैं? अर्धचंद्राकार कौन सी चट्टानें हैं? तो आंसर होगा कुड़प्पा चट्टानें। आंसर होगा कुड़प्पा चट्टानें आपका अर्धचंद्राकार हैं, अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देती हैं। और ये चट्टानों की का जो मौलिक रूप है वो शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से। अब इन चट्टानों को दिल्ली श्रेणी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी
इनकी एक श्रेणी स्थापित है कुड़प्पा चट्टानों की, तो दिल्ली श्रेणी के नाम से भी कुड़प्पा चट्टानों को जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्हीं चट्टानों में हीरा, संगमरमर, चूना और बलुआ पत्थर पाया जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि हीरा, संगमरमर, चूना और बलुआ पत्थर, देखिए कुड़प्पा चट्टानें आपको साफ उदाहरण से ही दिखाई दे रहा होगा कि ये अवसादी चट्टानों का रूप हैं। ये किनका रूप है? अवसादी चट्टानों का। क्यों? क्योंकि चूना, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरा आखिर जिन चट्टानों में होता है उन्हीं को अवसादी कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवसादी कहा जाता है। तो कुड़प्पा चट्टानों को दिल्ली श्रेणी के नाम से जानते हैं। अर्धचंद्राकार इनका रूप होता है। आंध्र प्रदेश से इनका उद्गम माना जाता है और इन्हीं को दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और जो है अन्य चट्टानों को भी समझेंगे। उसके बाद की जो चट्टानें हैं विंध्याकर्म की चट्टानें हैं। जी हाँ, विंध्याकर्म की चट्टानें उसके बाद चट्टानें आती हैं। और विंध्याकर्म की चट्टानों में जाने तो ध्यान रखिए, एक कैमूर श्रेणी है, कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? बिहार में। देखिए विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और इन्हीं में जो चट्टानें बनी हैं उसी को विंध्याकर्म की चट्टानें कहा गया है। विंध्याकर्म की चट्टानों का जो प्रमुख श्रेणी है वो कैमूर श्रेणी है। यह है बिहार राज्य तक जाती है। यह कहाँ तक जाती है? बिहार राज्य तक। और इसी विंध्याकर्म की चट्टानों में कुछ हीरा प्रसिद्ध पाया जाता है, जैसे पन्ना और गोलकुंडा हीरा। पन्ना भी और गोलकुंडा हीरा भी ये आपका विंध्याकर्म की चट्टानों में पाया जाता है। तो बड़ा शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पन्ना की खानें किन चट्टानों में पाई जाती हैं? ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना की खानें तो हीरे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? हीरे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। देखिए हीरा हमने अभी कुड़प्पा चट्टानों में भी पढ़ा, मगर पन्ना स्पेशल जो है गोलकुंडा का हीरा, जो कुछ प्रसिद्ध हीरे माने जाते हैं भारत के, वो विंध्याकर्म की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। विंध्याकर्म की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जी हाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आखिर क्या हैं? तो एक प्रश्न पहले परीक्षा में पूछा गया था कि कार्बोनिफेरस युग से और जुरासी युग में किन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जुरासिक युग वही युग है जो डायनासोरों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, डायनासोरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो डायनासोर का जो युग था उस समय जो धरातल पर चट्टानों का विकास हुआ उसी को गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नाम से जाना गया है। और प्रायद्वीपीय भारत में इन चट्टानों का एक विस्तृत रूप मिलता है। इन्हीं चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है। कोयले के लिए प्रसिद्ध जाने जाने वाली जो चट्टानें हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कुछ घाटियां हैं, जैसे दामोदर घाटी। पूछा जाए परीक्षा में कि दामोदर घाटी किन चट्टानों में है? ये गोंडवाना चट्टानों में है। महानदी घाटी भी इन्हीं चट्टानों में है। और गोदावरी घाटी, ये घाटियाँ किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो ये घाटियाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर कहा जाता है, वो भी इन्हीं चट्टानों में है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। ये सबसे शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट करिए कि ये घाटी ऐसे ही परीक्षा में पूछी जाएंगी। और कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे ही गोंडवाना चट्टान कहा गया। उसे ही क्या कहा गया? गोंडवाना चट्टान। अब ये देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जहाँ पर है, टेथी सागर से सभी जानते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जहाँ है, पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, उसी का नाम है टेथी सागर। तो टेथी सागर से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को हिमालय चट्टान नाम दिया गया। और हिमालय चट्टानों का भी एक युग है, टर्सरी या क्वाटरनरी युग, जो एक नवीन युग के नाम से भी जाना जाता है।
उस युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला अवसादी शैलों का उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का एक क्या है, उदाहरण मानी जाती है। इन्हीं हिमालय पर्वत श्रृंखला में जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों में बलुआ पत्थर, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बलुआ पत्थर, इन्हीं चट्टानों में चूना पत्थर, इन्हीं चट्टानों में स्लेट, इन्हीं चट्टानों में शैल आदि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है चट्टानों को जो हमने पढ़ा है, टर्सरी युग की चट्टानें, क्वाटरनरी युग की चट्टानें, तो चट्टानों का सारा आज इतिहास बहुत जो है ध्यानपूर्वक समझा है। और अवसादी चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान क्या है, आज उनको भी हमने पढ़ा है। तो देखिए चट्टानों का सारा इतिहास हमने आज पढ़ा है। आज का लेक्चर बड़ा ही शानदार हुआ है और अलग अलग पॉइंट हमने पढ़ा है कि दिल्ली श्रेणी किसका नाम है, अरावली कहाँ है, महानदी घाटी, दामोदर घाटी किन चट्टानों में है, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो चट्टानों का जो है भूगर्भिक इतिहास, उम्मीद है आपने ये लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपने भूगोल की और भी महत्वपूर्ण क्लास को देखना है तो प्लेलिस्ट में अवश्य जाएं, वहाँ सभी क्लासों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया है। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि बड़ी शानदार वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।